नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की कविता यह दंतृत मुस्कान पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि नागार्जुन हैं। इनका जन्म सन 1911 में बिहार में हुआ था और मृत्यु सन 1998 में हुई। इन्हें छायावादी युग के कवि कहा जाता है, अर्थात ये छायावादी युग के कवि हैं। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। यह दंतृत मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों अर्थात चित्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतृत मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। यहाँ नज़रों का बांकपन अर्थात छोटे बच्चे की नज़रों का बांकपन। कविता का जो पद्यांश है, पहला पद्यांश, उसका अर्थ स्पष्ट मैं आपको करती हूँ। यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल का जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि ने एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान किया है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का होगा। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोंपड़ी में खिल गया हो। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। दूसरा पद्यांश, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब अपलक, बिना पलक झपकाए। थक गए हो आँख लूं मैं फिर। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शिफालिका के फूल झरने लग जाते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। तीसरा पद्यांश, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि कवि बच्चे से पहली बार मिल रहा है और बच्चा उसे पहचान नहीं पाता है। लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करता है कि उसके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, क्योंकि कवि अधिकतर समय घर से बाहर ही
रहता है। इसलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। अगला पद्यांश। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब चुपके चुपके तिरछी नज़रों से। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि बच्चा चुपके चुपके कवि को तिरछी नज़रों से देख रहा है। बच्चा अपनी माँ की उंगलियों से मधुपर्क का पान करता है। मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क 5 चीज़ों को मिलाकर के बनाया जाता है। शहद, घी, दही, जल और गुड़ अर्थात मीठा। इसका भोग देवताओं को भी लगाया जाता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और उसके दांत निकल रहे हैं। तो हमारे भारतीय समाज में ये परंपरा है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसे माँ उंगलियों से मधुपर्क कराती है, ताकि उसके दांत निकलने में आसानी हो और इससे बच्चे को अच्छा लगता है। तो कभी कहता है कि बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को चूस रहा है, अर्थात उससे मधुपर्क का पान कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही हो। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है, अर्थात चुपके चुपके तिरछी नज़रों से कवि को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि कवि उसके लिए अनजान है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान के दर्शन हो जाते हैं, जो कि कवि अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है। और साथ ही वह उस बच्चे की माँ का भी धन्यवाद करता है, क्योंकि माँ के कारण ही उस बच्चे से कवि की जान पहचान हो पाई। माँ ही उस बच्चे को इस समाज में लाने का माध्यम है।